हेलो दोस्तों, जैसा कि हम अपने पीवाईक्यू सीरीज में जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं। 2016 से लेके 2026 तक के सारे पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो उसी के सीक्वेंस में हम 2017 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ पडी प्लेन इज एसोसिएटेड विथ। ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछा गया नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन पे 2016 में, और उस पे हमने डीप डिस्कशन भी किया है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से साइकिल ऑफ इरोजन इम्पोर्टेंट है और कौन से टर्म्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जब आप देखने की कोशिश करेंगे, इसका करेक्ट आंसर है एलसी किंग। एलसी किंग ने इरोजन साइकिल ऑफ इरोजन पे काम किया और उन पे ये देखा गया कि कई ऐसे अदर जोग्राफर हैं जैसे विलियम मॉरिस डेविस, इन्होंने भी सबसे पहले साइकिल ऑफ इरोजन दिया। और उनके बाद आप देखते हैं चार्ल्स किंग, लेस्टर चार्ल्स किंग, उन्होंने एक बुक थी सदर्न अफ्रीकन सीनरी, उसमें इस कंसेप्ट को, पेडिप्लेन के कंसेप्ट को डिस्कशन किया था। जो यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूजली ये पूछा जा रहा है कि पेनिप्लेन का कंसेप्ट किसने दिया। तो पेनिप्लेन का कंसेप्ट देने का श्रेय जाता है डब्ल्यू.एम. डेविस, विलियम मॉरिस डेविस। इनका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रायो ऑफ डेविस को। ट्रायो ऑफ डेविस वो क्या है? स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है एंड्रम का कंसेप्ट किसने दिया? पैंक। पैंक ने ही बताया कि जो लास्ट में जब इरोजन होने के बाद जो लैंडफॉर्म बचता है उसको इन्होंने एंड्रम्स बोला था, पैंक ने। और पेडी प्लेन का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देखा, पेडी प्लेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एलसी किंग ने। एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है पेन प्लेन का कॉन्सेप्ट, ये भी पूछा गया है 2016 के ही पेपर में। तो ये किसने दिया है? क्रिकमैन ने दिया है। तो ये चारों चीजों किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, आप इसको याद रखते हैं तो आपका 2 मार्क्स एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा इन फ्यूचर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए इंक्लाइन रॉक स्ट्राटा इज नोन एज। क्या नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्राइक। बट हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में। क्वेश्चन बोला जा रहा है द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए इंक्लाइन रॉक स्ट्राटा। ये इंक्लाइन रॉक स्ट्राटा है, आप देखेंगे। और डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन इंक्लाइन रॉक स्ट्राटा, अब इस पे जो रॉक स्ट्राटा का ये इंक्लाइन पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या कहा जाता है? ये जो हॉरिजॉन्टल मतलब इंक्लाइन की डायरेक्शन में है उसको डिप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक माउंटेनस एरिया है और ये डिप एक स्लोप है जिसको डिप कहा गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लान है। और ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो जिसको स्ट्राइक कहा जाता है उसके राइट एंगल पे बनता है, उसको डिप कहा जाता है। स्ट्राइक क्या इंडिकेट करता है? जो अपर फीचर है, जो अपर स्लोप वाला एरिया है, ये ऑल्टीट्यूड को और पोजीशन ऑफ लीनियर स्ट्रक्चरल फीचर को इंडिकेट करता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इंक्लाइन स्लोप पे उसको स्ट्राइक कहा जाता है, और जो इंक्लाइन स्लोप की डायरेक्शन में होगा उसको डिप डायरेक्शन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता, तो ज्योग्राफी में या ऑलमोस्ट यूजीसी नेट जेआरएफ का फीचर ही यही है कि आप पीवाईक्यू यदि आप करते हैं और उनके ऑल ऑप्शंस को आप करते हैं। फॉर एग्जांपल 2016 में क्रिक में पे क्वेश्चन पूछा गया, आप इन्हीं के पीवाईक्यू इनके जो ऑप्शन है इसमें आप सबके कर लेंगे तो इन्हीं से नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका जो तैयारी है वो एक होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु स्टेटेड दैट
Slope profile are convex, plane or concave according to circumstances of uplifting action. अपलिफ्टिंग एक्शन के जो सर्कमस्टांसेस है उसके बेसिस पे किसने किसने स्लोप प्रोफाइल को कॉन्वेक्स और कॉन्केव में डिवाइड किया था। तो पैंक, जो वाल्टर पैंक है, वो इसका करेक्ट आंसर है। पहले पॉइंट तो ये, तो ऑप्शन ए पैंक, वाल्टर पैंक इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। उन्होंने जब अपने इरोजन साइकिल को और रिट्रीट स्लोप प्रोफाइल को, डिक्लाइन स्लोप मॉडल को प्रेजेंट किया था, उस समय इन्होंने 4 तरह के मतलब फीचर्स को और स्लोप प्रोफाइल को बताया था। उसको हम यहाँ पर समझने करते हैं कोशिश। जो एक शार्प मतलब एक स्टार्टिंग ऑफ मतलब इरोजन का फीचर देखने को मिलेगा, उसको उन्होंने कॉन्वेक्स कहा। और जिसका फेस एकदम शार्प स्ट्रेट लाइन में, उसको फ्री फेस के नाम से जाना। फिर जैसे कॉनकेव बनने की स्टार्टिंग होती है, उसको रेक्टिलिनियर के नाम से जाना। और ये पूरा कॉनकेव का जब शेप ले लेता है तो इसको कॉनकेव के नाम से जाना गया स्लोप प्रोफाइल में। तो पहला कॉन्वेक्स, सेकंड फ्री फेस, रेक्टिलिनियर, कॉनकेव। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द प्रीमाइस दैट present day process have been operated throughout geological time is a principle of क्या? जियोलॉजिकल टाइम के प्रिंसिपल पे एक प्रीमाइस दिया गया, ये क्या है? जेम्स हट नाम के एक बहुत इंपॉर्टेंट जोग्राफर रहे। इंपॉर्टेंटली उनका काम जियोमॉर्फोलॉजी में था। उन्होंने एक बुक थी थ्योरी ऑफ अर्थ। थ्योरी ऑफ अर्थ में उन्होंने कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया जिसको कहा गया यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में उन्होंने बताया कि जो प्रेजेंट डे का प्रोसेस है वो ऑपरेट कर रहा है थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम। इस प्रिंसिपल को उन्होंने यूनिफॉर्मिटेरिज्म कहा। ये किसने दिया था? जेम्स हटन करके एक जोग्राफर थे, जियोलॉजी की फील्ड में इन्होंने काम किया। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। मीन्स जो इरोजन प्रोसेस है, जो एंडोजेनिक प्रोसेस मतलब फोर्सेस लग रहा है, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रहा है, वो थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इसी को उन्होंने यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म कहा था। ठीक है। और आइसोस्टेसी का जब हम बात करते हैं, उस पर डटन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डटन ने इस कंसेप्ट को दिया था। नेक्स्ट है डायट्रोफिज्म एंड कैटास्ट्रोफिज्म। इस पे थोड़ा सा हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस मेनली 2 तरह के होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस होते हैं अर्थ के अंदर से। एक्सोजेनिक फोर्सेस आउटर फोर्सेस हैं, आउटर प्रोसेस है। ये समझने की कोशिश करते हैं। एंडोजेनिक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक डायस्टोफिज्म जो धीरे धीरे वर्क करेगा, इसकी जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो होगी। ठीक है। और सडन की इसकी फास्ट होगी। एक्सोजेनिक को हम इसके बाद समझते हैं। तो डायस्टोफिज्म में भी 2 पार्ट है, एपीरियोजेनिक एंड ओरोजेनिक। एपीरियोजेनिक में भी 2 पार्ट है, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। एपीरियोजेनिक ही माउंटेन बिल्डिंग में काम करता है। तो माउंटेन बिल्डिंग में आप देखें बहुत धीरे से प्लेट्स की मूवमेंट हो रहे हैं और दूसरे प्लेट्स का मूवमेंट होता है, एक सबडक्शन होगा और यहाँ पर माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ओरोजेनिक में फॉल्ट एंड फोल्ड बनता है, फॉल्ट एंड फोल्ड बनता है। ठीक है। बट जब हम सडन की बात करते हैं, जब अर्थक्वेक आ रहा है, 2 प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो उससे क्या होगा कि टेंशन क्रिएट होगा और ये दोनों प्लेट शैक होने लगेगी, हिलने लगेगी, जिससे अर्थक्वेक आता है। और सम टाइम ये प्लेट डाइवर्जेंट मूवमेंट में होंगी क्योंकि नीचे से जो मैग्मा का प्रेशर है ऊपर आने के लिए बहुत
प्रेशर बना रहा है तो ये डाइवर्जेंट मूवमेंट करेंगी और जिसकी वजह से यहाँ पर न्यू लैंडफॉर्म का भी क्रिएशन होता है। तो ये किस तरह का मूवमेंट है? ये कैटास्ट्रॉफिक है, मतलब बहुत अचानक से आता है, बहुत फास्ट आता है, उसे कैटास्ट्रॉफिक कहा जाता है। डायस्ट्रॉफिक बहुत स्लो होता है, बट दोनों ही एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में इरोजन एंड वेदरिंग को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कुछ स्कॉलर्स हैं और उनकी कुछ थ्योरीज हैं, उनका मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें से बहुत सारे स्कॉलर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे, यूनिफॉर्मिटेरिज्म हटन ने दिया, ये सबको पता है थ्योरी ऑफ अर्थ में। जिसको ये क्वेश्चन पता होगा वो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर 5 को कर पाएगा। चलो हम देखते हैं। हटन स्कॉलर है डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म। बी को हम 4 से मिलाते हैं, बी को 4 से मिलाएंगे, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये तो फायदा है पीवाईक्यू का, ये तो फायदा है इन डेप्थ नॉलेज रखने का। हैरी हेस, इस पे हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हाल एंड डाना जियोसिंक्लाइन, ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम लास्ट 10 ईयर्स में इस पे क्वेश्चन आया है। जियोसिंक्लाइन की थ्योरी किसने दी? हाल एंड डाना ने। जेफरी, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्केनिक एक्टिविटी एंड प्लेट मार्जिन। एक क्लोज रिलेशन है किसके बीच में? वोल्केनिक एक्टिविटीज में, ज्वालामुखी क्रियाओं में और प्लेट मार्जिन पे, जो प्लेट के किनारे हैं उनमें। रीजन बोला जाता है कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड वोल्केनोज आर एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं असर्शन को। पहले एक क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्केनिक एक्टिविटी एंड प्लेट मार्जिन्स के बारे में। तो इधर हम थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है, प्लेट नंबर ए, ये है प्लेट नंबर बी। यहाँ पर मैग्मा चैम्बर है पूरा, ये ऊपर आना चाह रहा है। जब ये ऊपर आने की कोशिश करेगा तो इन प्लेटों को ऊपर की तरफ मतलब ढकेलेगा ऊपर आने के लिए किनारे। तो ये इधर की तरफ मूव करेंगी, ये इधर की तरफ मूव करेंगी। तो लास्ट जो सेकंड स्टेज बनेगा, प्लेट इतना मूव कर चुकी होंगी, इस तरफ करते करते इतना स्पेस अब बन गया होगा इस पर्टिकुलर दोनों प्लेट्स के बीच में। तो इन टाइप्स ऑफ प्लेट को हम वैसे भी डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। ये आपको पता होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब हम पढ़ते हैं तो प्लेट एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर गई हैं क्योंकि मैग्मा जो कंटिन्यूसली मूव करना चाह रहा है फ्रॉम मेंटल टू बाउंड्री से, कहाँ पर? सरफेस की तरफ। तो इससे हमें क्या मिलता है, क्या पता चलता है कि क्लोज रिलेशनशिप है वोल्केनिक एक्टिविटी प्लेट मार्जिन में। प्लेट मार्जिन कौन सा? ये एरिया को प्लेट मार्जिन कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या है कि जो रिलेशनशिप है क्लोज रिलेशनशिप, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि असर्शन तो हमारा करेक्ट है। बट जब हम साथ में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की बात कर रहे होते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में प्लेट्स का मूवमेंट एक दूसरे की तरफ होता है और जो हैवी प्लेट्स होती हैं वो सबडक्ट हो जाती हैं। और हैवी प्लेट्स जब सबडक्ट होती हैं, इस एरिया को सबडक्शन जोन कहा जाता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, सबडक्शन जोन कहा जाता है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो इन प्लेट्स को कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब कन्वर्जेंट होंगी, लिथोस्फेरिक जो प्लेट है एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, कोलिजन होगा, तो ये दोनों जो प्लेट्स हैं आपस में जब टकराएंगे तो शेकिंग होगी। शेकिंग मतलब हिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? अर्थ
क्वेक आएगा इस एरिया में। और हमारा रीजन क्या कहता है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड वोल्केनो आर एसोसिएटेड विथ कन्वर्जन प्लेट मार्जिन। क्या ऐसा करेक्ट है? तो जब वोल्केनिक प्रोड्यूस होगा अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड क्रिस्टल डिफॉर्मेशन होगा। इससे क्या होगा कि जो अर्थ का वोल्केनो फाउंड हो रहा था कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पे, अब वो 80% वोल्केनो लाइज हो जाएगा कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज पे और 50% बचेगा, लाइज हो जाएगा आपका डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ टोपोग्राफी दी गई है एंड कुछ लैंड फॉर्म्स दिए गए हैं, उनका मैच द फॉलोइंग करना है। एलुवियल फैन किससे मैच करेगा, यारडांग किससे मैच करना, ऐसे हम करते हैं। इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में किया। एरेटे, एरेटे क्या है, ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म है। तो चलो हम ए को 3 से मिलाते हैं। ए को 3 मिलाते हैं तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। एओलियन का फॉर्मेशन, यारडांग का फॉर्मेशन एओलियन टोपोग्राफी में होता है। तो डी को 2 से मिलाते हैं तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, हम करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का बी मेराइन टोम्बोलो एंड फ्लूवियल एलुवियल पैन। हम कुछ टोपोग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें ग्लेशियर लैंडफॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। एरेटे आप देखेंगे जो 2 माउंटेन्स के बीच ऐसे नोकदार जो मतलब बनता है उसको एरेटे कहा जाता है। ऐसा ही सिचुएशन जब चारों तरफ से माउंटेन्स के टॉप पे जो बनता है उसके हॉर्न कहा जाता है। और इन स्पेस में जब माउंटेन्स के बीच में कुछ एरिया में मतलब जगह बच जाती है और ये लेक बनता है उसे टर्न लेक भी कहा जाता है। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो टर्न बनता है और उससे छोटे छोटे जो लेक्स बनते हैं उसको पेस्टरनॉस्टे लेक कहा जाता है। सर्क होता है जो ग्लेशियर का मतलब रेमिनेंट उस एरिया में बच जाता है उसको सर्क, और ग्लेशियर ट्रफ जो मेन एरिया में आके ये फ्लो करने लगते हैं। और जब हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ एक वाटरफॉल की तरह क्रिएशन करते हैं तो उस एरिया में इसको हैंगिंग वैली भी कहा जाता है। डिपोजिशन में जब हम बात करते तो मेन होता है मोरेन, एक एंड मोरेन होता है, लेटरल मोरेन होता है, टर्मिनल मोरेन होता है और ये ग्राउंड मोरेन होता है। तो इसमें 2 मोरेन की हम बात करेंगे, एंड मोरेन, ग्राउंड मोरेन। एस्कर का फॉर्मेशन होता है, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एस्कर ऐसे लंबा सा पतला सा होता है और जो ग्लेशियर का मतलब कोई रेमिनेंट एक लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गे वेव में होता है उसको एस्कर कहा जाता है। ड्रमलिन फील्ड ऐसे शेप टाइप का बन जाता है, कुछ कुछ पत्थर जैसे टाइप का वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ग्लेशियर टोपोग्राफी से बनता है, उसको ड्रमलिन फील्ड कहा जाता है। आउटवॉश प्लेन भी डिपोजिशनल फीचर्स हैं। कुछ और भी हैं, एओलियन की हम बात करते हैं। इरोजनल में जेंगविन का फॉर्मेशन होता है, यारडांग का फॉर्मेशन होता है, डार्केंटर का फॉर्मेशन होता है, ब्लो आउट का फॉर्मेशन होता है, इंसेलबर्ग डेजर्ट पेवमेंट। इनको आप 10-12 बार पढ़ेंगे ना सबको तो आप याद कर ले जाएंगे। डिपोजिशनल में अर्ग का फॉर्मेशन होता है, रिपल का फॉर्मेशन होता है, बर्कन का फॉर्मेशन, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ट्रांसवेव ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, इनका फॉर्मेशन होता है। मेराइन में हम बात करते हैं तो मेराइन में जब बीच के एरिया के आसपास को मेराइन फ्लो मतलब हिट करता है तो कभी कभी इसका डिटैचमेंट हो जाता है मेन लैंड से और ऐसे कोई आकार का एक लैंडफॉर्म खड़ा रहता है, उसे स्टैक कहते हैं। सम टाइम सी वेव क्या करती हैं कि हिट करके एक केव बना देती हैं जिसको सी केव्स भी कहा जाता है। और सम टाइम जब यहाँ से डिटैच हो गया तो एक जो एरो बनता है और इन दोनों को पूरा होल करके अंडर कटिंग कर दिया जाता है
और यहाँ पर तो केवल केप बना है, बट दूसरे साइड पे इस जो फीचर है लैंडफॉर्म में कट नहीं हुआ है, बट जब ये कट कर दिया जाता है उसको अंडर कटिंग और आर्क भी कहा जाता है। कुछ डिपोजिशनल बनते हैं जैसे बीच, आप देखेंगे बीच देखने को मिलेगा। टॉम्बोलो, टॉम्बोलो में क्या होता है कि एक ये लैंडफॉर्म है और यहाँ पर एक लैंडफॉर्म है, बट बीच में डिपोजिशनल एक्टिविटी से ये कनेक्टिविटी बन जाती है। लैगून बनेगा, बीच में पानी इकट्ठा है और चारों तरफ से लैंडफॉर्म है। ठीक है। कुछ फ्लूवियल ही आप देखेंगे डिपोजिशनल बनता है, जिसमें मिएंडर बनेगा आपका। टेरेसिस बनता है, जिसको आप देखेंगे कि नदी के किनारे ऐसे मट्टी इकट्ठा हो जाती है। हम बीचेस की बात तो ओशन में करते हैं, बट नदियों के किनारे जो मट्टी इकट्ठा होती है उससे टेरेसिस बनता है। मिएंडर, जब जो रिवर ऐसे घूमने लगती है सर्पाकार को, उसको मिएंडर कहा जाता है। और सम टाइम जब ऐसे ये मूव कर रही होती है तो इन्हीं के बीच से भी कट बन जाता है और ये सेपरेट जो पानी का एक जगह इकट्ठा था वो रह जाता है, उसको ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। तो इनको आप याद करके रखेंगे तो आपके लिए इजीली रहेगा। इसका करेक्ट आंसर हमने ऑलरेडी देख लिया है, 4 है। नेक्स्ट है कुछ ऑथर्स हैं, उनके बुक्स हैं। इनमें से कुछ बुक्स का ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है, रिपीट भी हुई हैं। जैसे स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, ये बुक ऑलरेडी 2016 का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया है। तो स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी को किसने लिखा था? वुलरिज ने। तो वुलरिज को जब हम 4 से मिलाते हैं, बी 4 से, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। थॉर्नबरी की बुक का भी ऑलरेडी रिपीटिशन है, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, D2 से। तो ऑटोमेटिकली हम आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है PYQ का। आपने 2016 का PYQ लगाया तो 2017 में आप क्वेश्चन पे ऑटोमेटिक पहुंच गए, एलिमिनेट करके ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड PYQ नॉलेज के बेसिस पे। अनस्टेबल अर्थ किसकी बुक है? जे स्टीर की। तो A का 3। वाल्टर पैंक की बुक का क्या नाम है? मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एवरेज स्लोप ऑफ टिपिकल फ्रंट इन वेदर फिनोमिना? टिपिकल फ्रंट जब वेदर फिनोमिना में देखा जाता है तो उसका क्या एवरेज स्लोप होगा, ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसका राइट आंसर है 1:100। क्या सब फीचर है, स्लोप क्या होता है, और जो कोल्ड फ्रंट है उसका कुछ फीचर हम देखने पर बात करते हैं। ये मूव करता है फास्टर देन ऑल अदर फ्रंट, वार्म फ्रंट के मुकाबले। एसोसिएट होता है मोस्ट वायलेंट वेदर से, और शार्पर स्लोप देखने को मिलता है आपको कोल्ड फ्रंट में। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। कुछ मैच द फॉलोइंग है, इस पे तो आप मतलब आपको रटना है, याद करना है। स्टॉक ऑफ कॉन्फ्रेंस आपको पता होगा कब हुआ था? 1972 में। ठीक है। स्टॉक ऑफ कॉन्फ्रेंस बी को थर्ड से मिलाएंगे, 2 एलिमिनेट हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ, कब हुआ? 1992 में। तो डी का 2। डी को हम जब मिलाते हैं किससे मिलेगा? ये हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें अलग अलग टाइम पे भी दिखाई जाती है। तो रियो डी जेनेरियो 1992 2 से मैच करेगा। तो डी का 2 हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इन यूनाइटेड स्टेट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2009 है। फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IPC 2007। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर, जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। कौन कौन से ऑप्शन है? स्ट्रेटोस्फियर, टोपोस्फियर, मेसोस्फियर, टोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोपॉज, मेसोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर, 3 में फेयर्स की बात की गई है।
एक में पॉज की बात की हुई है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो लेयर होती है अर्थ के सबसे नियरेस्ट, वो ट्रोपोस्फियर लेयर होती है। इसका जो एवरेज हाइट है आप देखेंगे वो 11 से 12 किलोमीटर देखने को मिलता है। इसमें टेम्परेचर डाउन होगा, बट थोड़ी देर के बाद जब ट्रोपोपॉज आता है, जो ट्रांजिशन होता है दूसरे लेयर में, उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर स्टैटिक हो जाता है ड्यू टू ओजोन, यहाँ पर देखने को मिलता है ओजोन लेयर। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है स्ट्रेटोस्फियर में, और करीब 50 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जितना अर्थ पे होता है उससे बहुत कम ही नीचे देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर जो पॉज आता है, जो ट्रांजिशन होता है, उसको स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। और फिर अगेन सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर डिक्लाइन होता है वो मेसोस्फियर में होता है, और वो जो पॉइंट है उसको मेसोपोज कहा जाता है। वो 80 किलोमीटर के ऊपर देखने को मिलता है। फिर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर में कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ चला जाता है। ट्रोपोस्फियर में आप देखेंगे बैलून उड़ रहा है, पैसेंजर प्लेन उड़ता है, और रेडियो स्ट्रेटोस्फियर की जो लोअर एरिया है यहाँ पर आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी, और मेट्रोलॉजिकल रॉकेट्स वगैरह मेसोस्फियर में देखने को मिलता है, और सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट आपको एक्सोस्फियर में देखने को मिलेगा, जो कि 800 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एटमॉस्फेरिक लेयर है जहाँ पर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है। तो रिमेन कांस्टेंट केवल एक ही लेयर में होता है जिसका नाम है ट्रोपोपॉज। इसको आप ऑड इवन से भी निकाल सकते हैं। कुछ ऑड लगेगा, क्या लग रहा है? स्फीयर 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 पॉज, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। कुछ प्लेनेटरी विंड्स के बारे में बात की गई है, कुछ प्रेशर के बारे में बात की गई है, उस पर हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सरफेस कंपोनेंट ऑफ प्रेशर एंड विंड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक जो फ्लो हो रहा होता है उसमें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का फ्लो हो रहा होता है। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होती हैं। सेम ऐसे ही सदर्न डायरेक्शन में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का फ्लो हो रहा होता है टूवर्ड्स इक्वेटर। और इक्वेटर में ये एरिया को डोल्ड्रम कहा जाता है, बहुत शांत होता है ये एरिया। ठीक है, तो इस एरिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा होता है 0 डिग्री ट्रॉपिकल पे, और टेम्परेचर ऐसे ही डिक्रीज करता चला जाता है पोलर एरिया पे। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उस एरिया में क्या होगा, लो प्रेशर का फॉर्मेशन होगा, और लो प्रेशर जब फॉर्मेशन होगा तो हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, फिर सेम आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, जिसको हॉट लैटिट्यूड भी कहा जाता है, वहाँ पर ये जो विंड ब्लो करते हुए ज़मीन से आ रही हैं, असेंड करती हैं ट्रॉपिकल एरिया में, इक्वेटोरियल एरिया में, और ये फिर बेंड करते हुए 30 डिग्री के आसपास सिंक करती हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक डायनेमिक हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू नॉट टेम्परेचर बट डायनेमिक रीजन की वजह से यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और ये पोलर वर्ड जो लो प्रेशर टेम्परेचर की वजह से सब पोलर लो प्रेशर बन रहा है, उस तरफ भी मूव कर रहे होते हैं और इक्वेटर की तरफ भी मूव कर रहे होते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये भी टेम्परेचर तो कम पोलर एरिया में, तो यहाँ पर तो हाई प्रेशर बन जाएगा टेम्परेचर कम होने की वजह से। ये दोनों जो रीजन हैं वो डायनेमिकली फॉर्मेशन होता है इनका। यहाँ पर भी टेम्परेचर कम है तब भी लो प्रेशर बनता है, क्योंकि यहाँ से जो एरिया है वो यहाँ पर सिंक कर रहा होता है। सब ट्रॉपिकल से मूव कर रही हवाएं कहाँ,
सब पोलर की तरफ और पोलर ईस्टर्ली मूव कर रही है सब पोलर की तरफ। इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इनका इक्वेटर से पोलर की तरफ हम जब देखते हैं तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आप देखेंगे। तो आप देखेंगे इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है ट्रेड विंड, ये जो हमने बात की। तो ट्रेड विंड किसमें पहले में, सबसे पहले तो दो ऑप्शन एलिमिनेट, उसके बाद क्या है सब ट्रॉपिकल, ये रहा वेस्टर्ली पोलर ईस्टर्ली। तो करेक्ट आंसर हमारा 4 है। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जा रहा है, जिसमें जियोस्ट्रॉफिक विंड पे बात की गई है। तो असर्शन बोलता है कि अबव 400 मीटर ऑल्टीट्यूड मोस्ट विंड फॉलो जियोस्ट्रॉफिक और नियर जियोस्ट्रॉफिक कोर्स। सेकेंड रीजन बोलता था फ्रिक्शन लेयर ऑफ एटमोसफेयर एक्सटेंड ओनली 100 और 1000 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर क्या है ये हमें देखने की कोशिश करनी है। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है? वैसे विंड जो टेम्परेचर डिफरेंसेस और प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से चलते हैं और मेनली ये 1000 मीटर के ऊपर पाए जाते हैं। तो जो 1000 मीटर से नीचे क्या है वो फ्रिक्शन लेयर है, उसमें नॉर्मल विंड्स चलती है। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है। इसमें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब ये विंड डायरेक्ट मूव करनी थी इस डायरेक्शन में, बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स राइट डायरेक्शन में मूव कर जाती नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड मूव करती हैं और 1000 मीटर एबव ऑल्टीट्यूड पे उसको ट्रोपोस्फेरिक जियोस्ट्रॉफिक विंड कहा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोथर्म, आइसोथर्म क्या होता है ये हमें समझना। फॉर एवरेज टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए इक्वेटरवर्ड एज ऑफ टुंड्रा क्लाइमेट। तो इस क्वेश्चन में दो तीन कीवर्ड्स हैं जिसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आइसोथर्म क्या होता है? इक्वल ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल पॉइंट वेयर इक्वल टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर मिल जाए। ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल टेम्परेचर पॉइंट्स वी कॉल्ड आइसोथर्म। पर्टिकुलर यदि ए प्लेस से एक कोई दूरी पे यहाँ पर एक प्लेस है, यहाँ पर एक प्लेस है, इसका भी 20 डिग्री है, यहाँ पर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इन तीनों एरिया को, इन तीनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, इमेजिनरी लाइन, उसको आइसोथर्म कहा जाता है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे जो लाइन को ज्वाइन किया जाता है आपस में उसको आइसोथर्म कहा जाता है। टुंड्रा क्लाइमेट की बात करते हैं तो टुंड्रा क्लाइमेट को क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन में कौन से अल्फाबेट से दर्शाया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ईटी। क्योंकि कई बार पूछा जाएगा कि ईटी किससे रिलेटेड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में आता है, कौन सा क्लाइमेट है? तो टुंड्रा क्लाइमेट है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसमें पूछा गया कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए इक्वेटर वर्ड एज ऑफ टुंड्रा क्लाइमेट। टुंड्रा क्लाइमेट की तरफ एज वर्ड जो जा रहा है वो कितना डिग्री सेल्सियस एक्सेप्टेड किया जाता है। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन का। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, इन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको आप याद कर लें। और पहला जो अल्फाबेट है वो लैटिट्यूडिनल पोजीशन को बताता है, लैटिट्यूडिनल पोजीशन। सेकंड जो अल्फाबेट होता है जिसमें पर्टिकुलर, वो प्रिसिपिटेशन को बताता है। एंड जो थर्ड अल्फाबेट होता है वो टेम्परेचर को बताता है। ये आपको पता होना चाहिए कोपेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो टुंड्रा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कोल्ड क्लाइमेट में आता है, ये है हमारा ईटी। नो ट्रू समर, कोई भी ट्रू समर देखने को नहीं मिलता है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं ईटी, ईटी वाला रीजन यहाँ पर है। कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको?
आप देखेंगे ये एरिया टुंड्रा क्लाइमेट में आ रहा है। तो एकदम आर्टिक ओशियन के आसपास, आर्टिक सर्कल के आसपास ये देखने को मिलता है। आइसोथर्म की बात है तो कुछ चीजें आइसोथर्म से रिलेटेड ये भी पूछी गई हैं। यूपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया आइसोथर्म का वार्मेस्ट मतलब जनवरी एंड जुलाई का, और यूजीसी नेट में तो कई बार पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा इक्वेटर है, सेम। आप एक चीज देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन है आइसोथर्म का, वो सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ओशियन है। बट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन आप देखेंगे, यही सेम आइसोथर्म की लाइन कहाँ तक जा रही है। रीजन है क्योंकि इसमें लैंड सरफेस एंड वाटर जो ओशियन का है उसमें कंट्रास्ट बहुत ज्यादा है। हम पहले जून का, विंटर का आइसोथर्म देखने की कोशिश करते हैं। तो विंटर में आप देखेंगे कि जो आइसोथर्म है वो लैंड पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पे और ओशियन पे पोलवर्ड एज कर रही हैं। ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये इक्वेटर वर्ड, मतलब नॉर्दर्न डायरेक्शन में जा रही है। ये आपको याद करना है। बट सेम यदि आप जुलाई मंथ में चलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सदर्न डायरेक्शन में आएंगी। सेम आप इसमें भी सदर्न हेमिस्फीयर में देख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से याद करना है कि जनवरी में ये नॉर्दर्न डायरेक्शन में चलेंगे, चाहे साउथ हेमिस्फीयर की हो चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हो। और जुलाई में ये एज बनाएंगी, मतलब डिफ्लेक्ट करेंगे सदर्न डायरेक्शन में। तो इससे फिर आप चीजों को रिलेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वैसे इस क्वेश्चन का वो है 10 डिग्री सेल्सियस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप देखेंगे, और इस एरिया में नो समर, मतलब नो ड्राई समर, नो ट्रू समर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं डिस्कस, जो है असर्शन इन रीजन पे बेस। इसका असर्शन है ट्रेड विंड आर प्रीडोमिनेंटली ईस्टर्ली। ठीक है। बिकॉज, हम बिकॉज लगा के इसके रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। ईस्टर्ली विंड ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। हम इन्हें ये तो पढ़ा ही है कि ट्रेड विंड ईस्टर्ली विंड होती है। ठीक है। बट क्या ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ विंड मूव करती हैं? इसको देखने की थोड़ी सी हमें चेष्टा और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ट्रेड विंड को पहले से हम समझते हैं कि ट्रेड विंड कहाँ क्यों जाता है। व्यापारिक पौनी, जो सेलर होते थे पर्टिकुलरली, आप देखेंगे यूरोपियन सेलर 17 18 सेंचुरी में, वो ट्रेड करते थे किससे? ओशनिक करंट के जो फ्लो थे उसके थ्रू। जो ओशनिक करंट कह रहा हूँ, जो प्लेनेटरी मतलब विंड है उनके सपोर्ट से वो ट्रेड करते थे। जिससे उन्हें एक फायदा ये होता था कि उनका जो एनर्जी है वो कम लगता था, और वो हवा के बहाव, उसके सपोर्ट से एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि जो शिप यूरोप और अफ्रीका के पोर्ट से आ रहा था, जर्नी स्टार्ट करता था। आप जब वर्ल्ड पे लोकेशन पे देखेंगे, यहाँ पर अफ्रीका इन एरिया में, और यूरोप पे जब वो जर्नी स्टार्ट करता था और उसको यहाँ एरिया में जाना होता था, इन एरिया में जाना होता था, तो विंड यहाँ पर जो हमारी इक्वेटर जा रही है, आप देखेंगे इस एरिया पे, तो यहाँ से उसको मूव करने में, ऐसे मूव करता तो इजिली वो पहुंच जाता था अफ्रीका। बिटवीन किसके बीच में फ्लो कर रहा था? 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच में। इसीलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ के रोटेशन के साथ एक तरह से इक्वेटर की तरफ, टुवर्ड इक्वेटर
साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर में चलते रहते हैं। इसको और अच्छे से हम समझते हैं जो हमने प्लेनेटरी विंड का एक मैप ग्राफ लगा है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच ट्रेड विंड चलते हैं। ट्रेड विंड का नाम क्यों आया? क्योंकि यूरोप और अफ्रीका के जो सेलर होते थे, जो ट्रेडर होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे अपने ट्रेड के पर्पस के लिए। इस जो वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है उसके सपोर्ट से। बट ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट है नदर्न हेमिस्फीयर में, जो राइट डायरेक्शन पे कोरियोलिस फोर्स विंड को डिफ्लेक्ट करती है एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड साइड पे विंड को डिफ्लेक्ट करती है। इसी वजह से द ट्रेड विंड ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड विंड, बिकॉज जब ये नदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे आपको फेस इधर की तरफ इक्वेटर की तरफ फ्लो करेंगे तो आपका राइट क्या होगा? ये, ठीक है। तो जब आप यहाँ से इधर की तरफ फेस करेंगे तो कोरियोलिस फोर्स में विंड नदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन पे मूव करती हैं। बट यहाँ पर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के आसपास आके ये एकदम ही पैरेलल हो जाती हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है। इसलिए जितना ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के पास होती है उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। और ये डिफ्लेक्शन का सबसे मेजर रीजन है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है, जो हमें सदर्न ईस्टर्न ट्रेड विंड में देखने को मिलता है। तो ये एक ईस्टर्ली सरफेस विंड है जो कि ट्रॉपिक्स के आसपास और इक्वेटर में देखने को मिलता है। बट ये विंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ना होकर दे कॉल्ड वेस्टर्ली इन ऊपर वाले एरिया में, और इफ दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दे कॉल्ड ईस्टर्ली। यदि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव होगा, जो कि हमारा रीजन बोलता है, तो उसको हम वेस्टर्ली विंड कहते हैं। आप इस मैप इस ग्राफ में देख सकते हैं। ये विंड, ये हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पर विंड इस तरफ मूव कर रही है, तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी तो उसको वेस्टर्ली कहा जाएगा। बट जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगी जो ट्रेड विंड है, तो उसको ईस्टर्ली विंड्स कहा जाता है। जो सोर्स ऑफ विंड है वहां से उसकी डायरेक्शन को कंसीडरेशन किया जाता है, रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। तो according to our analysis, we got some conclusion, we reach at some conclusion। हम उस conclusion पे पहुंचते हैं कि हमारा रीजन गलत है। तो जैसे ऐसे टाइप्स assertion और रीजन जैसे क्वेश्चंस में यदि हमारा इस पॉइंट पे पहुंचने की एक स्टेटमेंट गलत है और एक करेक्ट है, तो आंसर हमारा वैसे ही आ जाएगा, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग BWH क्या है? तो BWH ये क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले भी टुंड्रा पूछा गया है इसी सेम पेपर में। तो BWH क्या है? लो लेटीट्यूड एरिड और ड्राई क्लाइमेट। तो लो लेटीट्यूड एरिड और ड्राई क्लाइमेट कहाँ पर देखने को मिलेगा? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में। तो BWH की लोकेशन आप देख सकते हैं, BWH रेड वाले एरिया। ये जो रेड एरिया है पूरा, आप देखेंगे ये जो रेड एरिया है, इंडिया का डेजर्ट देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर सऊदी अरेबिया का डेजर्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का पूरा जो डेजर्ट एरिया है, ये BWH सब ट्रॉपिकल डेजर्ट लो लेटीट्यूड एरिड और ड्राई क्लाइमेट में कंसीडर किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर पे जाते हैं। तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल स्टेपी डेजर्ट क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, मिड लेटीट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट और मिड लेटीट्यूड स्टेपी क्लाइमेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।
ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल, पोलर। ये 3 डिवीजन में ये लेटर के बेसिस पे उन्होंने डिवीजन किया है। बट जो वी है वो क्या है, ड्राई क्लाइमेट को सिंबलाइज करता है। ठीक है, ये ड्राई को सिंबलाइज करेगा। एच किसको सिंबलाइज करता है, हॉट को। और ये डब्लू जो सिंबलाइज करता है प्रिसिपिटेशन को सिंबलाइज करता है। 3 जो इसके अल्फाबेट हैं उनका अलग अलग मीनिंग होता है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इससे पहले थोड़ा सा मैं और भी बता दूं कि व्लादिमीर पुपिन ने इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया 1884 में, और धीरे धीरे फिर इसमें मॉडिफिकेशन आते रहे, और फाइनली जाके जब हम देखते हैं कि इन्होंने कई सारे मॉडिफिकेशन किए और ये लेटेस्ट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें टेम्परेचर को उन्होंने लिया है, प्रिसिपिटेशन को लिया है एंड वेजिटेशन को उन्होंने बेस बनाकर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज करेक्ट फॉर द एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सी वाटर इन आर्टिक एंड अंटार्कटिक सी। आर्टिक कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये एरिया जो आपका है आर्टिक नदर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिक कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर आपको ओजोन होल देखने को मिलेगा। ओजोन होल से रिलेटेड कौन सा कॉन्फ्रेंस है, वियना कॉन्फ्रेंस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जो टेम्परेचर वैल्यू है, एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट है कहाँ पर, आर्टिक और अंटार्कटिक में, उसका करेक्ट आंसर है -2 डिग्री सेल्सियस। अंटार्कटिक जो अर्थ पे है वो हाईएस्ट ड्राइएस्ट, अर्थ का हाईएस्ट और ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है, और आर्टिक कोल्डर है बहुत ज़्यादा, और वहाँ के जो बहुत सारे टेम्परेचर हैं, मतलब जो ग्लेशियर वो पिघल कर इधर की तरफ आ रहे हैं। इससे पहले भी हम थोड़ा सा और डिटेल में जो टुंड्रा क्लाइमेट की बात कर रहे थे, तो टुंड्रा क्लाइमेट को थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। टुंड्रा क्लाइमेट कहाँ पर देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टुंड्रा क्लाइमेट आपको इन एरियाज में देखने को मिलेगा, सब नदर्न हेमिस्फीयर के एकदम नदर्न पोल एरिया के आसपास आपको टुंड्रा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो ये कोल्डेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कहाँ पर फाउंड है, हाईएस्ट लैटिट्यूड एरिया में मिलता है, नियर आर्टिक ओशियन। माउंटेन के टॉप एरिया में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हरदम जो बर्फ है, ग्लेशियर वो जमे हुए देखने को मिलते हैं। इट हैज लॉन्ग सीवियर विंटर एंड शॉर्ट कूल समर। यहाँ पर समर, नो समर देखने को मिलता है, समर नहीं देखने को मिलता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 75 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में। टेम्परेचर जो कोल्ड एरिया का है वो -20 से लेके -40 डिग्री के बीच, और जो समर है वो केवल 0 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिलता है। प्रिसिपिटेशन बहुत कम देखने को मिलता है, 15 से 25 सेंटीमीटर। हम मिलीमीटर में बात करें तो 150 से लेके 250 मिलीमीटर इस एरिया में प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है। और मोस्टली जो प्रिसिपिटेशन होता भी है वो स्नो के फॉर्म में होता है, विंटर सीजन में और समर सीजन में। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि टेम्परेचर बहुत कम है, प्रिसिपिटेशन बहुत कम है। जब टेम्परेचर प्रिसिपिटेशन बहुत कम है और टेम्परेचर एकदम ही कम होने की वजह से इवोपरेशन बहुत लो होगा। जब इवोपरेशन भी बहुत लो होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, और इस एरिया में इसी वजह से फिर प्रिसिपिटेशन नहीं होता है। तो इसका आप एक जो विशियस साइकिल की तरह एक लिंक है टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन का, उसका बेस्ट एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कटाबेटिक विंड इन विंटर देखने को मिलता है। कटाबेटिक विंड क्या होता है, ये हमारा हिल है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हिल का टॉप है, यहाँ पर हिल की वैली है। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं।
तो दिन में ये टॉप जो एरिया है, दिन में बहुत जल्दी से सन से हीट अप होगा, ये धीरे धीरे हीट अप होगा, और जब जल्दी हीट अप हुआ है तो जल्दी रिलीज हो जाता है यहाँ से जो इंसोलेशन है, जो टेम्परेचर है। अब ये ठंडा एरिया हो जाएगा रात को, तो वैली से हवाएं चलेंगी, जिसको वैली ब्रिज भी कहा जाता है, और कैटाबेटिक विंड इसको नहीं, इसको एनाबेटिक विंड कहा जाता है। बट दिन के समय ये बहुत धीमे, मतलब ये दिन में हवा चलेगी यहाँ से। जब ये बहुत ज्यादा गर्म होगा तो लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर की वजह से यहाँ से हाई प्रेशर से विंड चलेगी, वैली ब्रिज कहा जाएगा, देखने को मिलता है। तो कैटाबेटिक विंड जो टॉप से विंड चलेगी ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से, उसको एनाबेटिक विंड कहा जाता है। इतना सा आप सिंपल से समझिए। हिल के टॉप से जो विंड वैली की तरफ चलेगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस एंड प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से, उसको कैटाबेटिक विंड कहा जाता है। ये एरिया परमाफ्रॉस्ट, परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल देखने को मिलेगा। 24 घंटे समर में यहाँ सनशाइन देखने को मिलेगा, और पोलर जो नाइट है विंटर में 6 महीने यहाँ पर समर में आपको दिन देखने को मिलेगा। मतलब 6 घंटे तो नहीं, लेकिन 20-22 घंटे यहाँ दिन ही होता है, 2 घंटे की अंधेरा होगा, भी पूरा अंधेरा नहीं होता है। और विंटर में यहाँ हरदम अंधेरा देखने को मिलेगा, 2-3 घंटे का कहीं दिन देखने को मिलेगा, थोड़ी थोड़ी लाइट, नहीं तो अदरवाइज पूरे टाइम यहाँ पर आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगी विंटर में। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आप देख सकते हैं। जो विंटर सीजन है बहुत लो टेम्परेचर, थोड़ा सा जाके यहाँ पर ग्राफ अप होगा, और एक प्लेटू का फॉर्मेशन करता है अप्रैल से लेके नवंबर के बीच में, ठीक है। और ये थोड़ा सा कुछ कुछ फीचर्स हैं जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं। एंड कुछ की फीचर्स हमने बात की, लो टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर, ये हमने बात की। वार्म मंथ का ही करीब इसका 10 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी मिलेगा, लो प्रिसिपिटेशन, इनसफिशिएंट सपोर्ट टू ट्री, परमाफ्रॉस्ट लगातार है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है। सिग्निफिकेंस क्या है? सपोर्ट यूनिक फ्लोरा एंड फोना, अडॉप्ट कर सकते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट को, और यूजली माइग्रेटरी स्पीसीज हैं। तभी आप देखते हैं कि ठंडी के टाइम पे जो इक्वेटोरियल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया होते हैं, वहां पर कई सारे पोलर एरिया से माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं। इस एरिया में कई सारे, मतलब कंसर्न है कि जो परमाफ्रॉस्ट है वो पिघल रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ये कंसर्न बनता जा रहा है हमारे लिए आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज का। नो ट्री ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड परमाफ्रॉस्ट, क्योंकि सॉइल ही नहीं मिल पा रहा, वेजिटेशन थोड़े बहुत हैं, बहुत स्टंटेड हैं, स्कैटर्ड हैं। डोमिनेटेड क्या है, मॉसेस और लाइकेन, जो कि आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा ग्लेशियर एरिया में। ग्रोइंग सीजन है वो बहुत शॉर्ट है, समर टाइम में देखने को मिलता है। सॉइल जो यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी वो परमाफ्रॉस्ट के जस्ट नीचे देखने को मिलेगी, और ओनली टॉप लेयर है जो एक्टिव लेयर कहा जाता है, और पुअरली डेवलप्ड सॉइल मिलती है, एसिटिक एंड वाटर लॉगिंग सॉइल मिलेगी। और इन सॉइल को टुंड्रा सॉइल कहा जाता है, जिसे जेली सॉइल भी कहा जाता है। लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म यहाँ पर पैटर्नल ग्राउंड, जो कि एक लैंडफॉर्म फीचर है ग्लेशियर टोपोग्राफी का, वो देखने को मिलेगा। पिंगूस देखने को मिलेगा, थर्मोक्रास्ट टोपोग्राफी मिलेगी, सोलिफ्लक्शन लॉब, आइस वेज पॉलीगन देखने को आपको यहाँ मिलेगा। एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये कहाँ पर है? नदन अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, कोस्ट, साइबेरिया एंड स्कैंडिनेविया, अल्पाइन टुंड्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो जो टुंड्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 14, उससे रिलेटेड और डीप डिस्कशन हमने कर लिया है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कुछ प्लेट्स दिए गए हैं और उनके डायरेक्शंस मूवमेंट की क्या है, इस पे बात की गई है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किस तरफ मूव करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ देखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट
कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है? नदर्न डायरेक्शन में। तो चलिए भाई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को हम नदर्न से मैच करते हैं तो ए का 3, एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा। कोकस प्लेट, यहाँ पर बहुत छोटी सी प्लेट देखने को मिलेगी आपको सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशियन के बीच में। पैसिफिक प्लेट बड़ी प्लेट है, ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है? आप देखेंगे ये डायरेक्शन है वेस्ट, तो पैसिफिक को हम वेस्ट से मिलाते हैं अपना सी टू से। सी टू से तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो निकल जाएगा सेकंड। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड। अब नजका और कोकस प्लेट को हम देखते हैं। कोकस प्लेट का जो मतलब डायरेक्शन है प्लेट मूवमेंट का, वो आएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब ये इस तरफ पे मूव कर रही है, यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड के जो कैरिबियन प्लेट है उधर। एंड नजका जो प्लेट है आप देखेंगे ये किधर की तरफ मूव कर रही है? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ स्मॉलर प्लेट से माइनर प्लेट जैसे स्कॉटिया, ज्वांडुफुकू, कोकस, नाजका, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, यूरेशियन प्लेट ऑलरेडी बात कर लिया, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड व्हेन सी लेवल अराउंड द वर्ल्ड वाज एज मच एज 130 मीटर लोअर देन टुडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जब आप देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर है प्लेस्टोसीन। करेक्ट आंसर है प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन एक इपोच है जो जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री में देखने को मिलता है और ये एक लास्ट आइस एज है। आइस एज की जब हम बात करते हैं उसमें से लास्ट आइस एज है। जब हम ग्लेशियर कवर को देखते हैं, एक ह्यूज पार्ट को ग्लोब पे मतलब देखने को मिलता है और ओशनिक वाटर इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कई सारे जो आइस एज था उसमें मतलब जो फ्रीजिंग हो गए थे बहुत एरिया, और फिर जब ये पिघलते थे मेल्ट होते तो कई जगह पे फ्लड जैसे एरिया भी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच असर्शन एंड रीजन का मून प्रोड्यूस ग्रेटर परसेंटेज ऑफ अर्थ टाइड देन सन। सेकंड, द सन इज क्लोजर टू अर्थ देन मून। दो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, एक असर्शन एक रीजन। हमें ये पता है कि जो टाइड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो भी सन एंड मून का, उसकी वजह से ये मतलब उत्पन्न होते हैं, जनरेट होते हैं। पहला कहता है सन मून प्रोड्यूस ग्रेटर परसेंटेज ऑफ अर्थ टाइड देन सन। थोड़ा सा हम टाइड के बारे में बात करते हैं। जब जो मून, सन और अर्थ है तीनों एक डायरेक्शन में होते हैं उसको स्प्रिंग टाइड और फुल मून कहा जाता है। फुल मून इसलिए क्योंकि मून यहाँ पे डायरेक्टली अर्थ पे अब देखा जा सकता है, इसके बीच में सन जो है और जो मून है वो अलग अलग पूरा ही पृथ्वी पे देखा जा सकता है, इसके बीच में कहीं पर भी नहीं मतलब वो नहीं आएगा आपका क्या कहते हैं, कोई दूसरा प्लेनेट नहीं आता है। बट न्यू मून कब होता है? जब मून और सन एक ही डायरेक्शन में हो और मून पहले देखा जा रहा हो, उसको न्यू मून कहा जाता है। और इस समय स्प्रिंग टाइड भी देखने को मिलती है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों प्लेनेट का बहुत हाई होगा जब वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। निप टाइड जब सन मून एक समकोण में रेक्टेंगल में देखने को मिलेगा उसको निप टाइड कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी। पहला तो करेक्ट है बट दूसरा इनकरेक्ट है। सन इज क्लोजर टू अर्थ देन मून। सन क्लोजर है ही नहीं अर्थ के। आप देखेंगे मून के अर्थ के सबसे करीब क्या है? मून देखने को मिलता है, मून देखने को मिलेगा। मून डिस्टेंस सबसे कम मून का है, सन तो बहुत दूर है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट फॉर प्लांट दैट इंड्योर सीजनल क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर जो क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन हो रहा है, सीजनल क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन, उसके लिए कौन सा टर्म अप्रोप्रिएटली यूज किया जाता है फॉर प्लांट?
उसका आंसर है पेरिनेनियल। ठीक है, इसका आंसर है पेरिनेनियल। एक लाइफ फॉर मोर देन 2 ईयर देखने को मिलता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेरिनेनियल है। इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी असर्शन रीजन पे बेस है। असर्शन बोलता था रीजनल बाउंड्री ऑफ बायोम आर समव्हाट आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी की बात करता है। रीजनल बाउंड्री ऑफ बायोम समव्हाट आर्बिट्रेरी। रीजन बोलता ऑल काइंड ऑफ मेजर बायोम आर एग्जिस्टिंग बोथ इन ओशियन और लैंड। गलत। सारे तरह के बायोम ओशन में भी देखने को मिल जाएंगे और लैंड पे भी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। कुछ बायोम पर्टिकुलर उस लोकेशन से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और हमारा आंसर मिल जाएगा। बट हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। बायोम होता क्या है? एक ऐसा रीजन होता है जो डिस्टिंक्टली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किस टर्म में? रियलिटी में भी हम बात कर सकते हैं, स्पीसीज के टर्म में, प्लांट्स के टर्म्स में, और उसके फीचर्स थोड़े थोड़े ऐसे होंगे कि वो एक दूसरे को अलग दिखा सकते हैं। और बायोम जो है वो उसकी कोई प्रिसाइज बाउंड्री नहीं मिलती। ये ट्रांजिशन जोन होता है बायोम का, यूजुअली आप देखेंगे। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आर है वो फॉल्स भी है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया जो क्लासिफाइड करते हैं स्पीसीज का, वो लोकेशन अलग अलग क्लासिफाइड किया भी जाता है। तो बायोम की जो बाउंड्री है वो समहाउ वो आर्बिट्ररी बनाई जाती है, बट वो रियल में आर्बिट्ररी नहीं होती। ये तो करेक्ट है। बट ऑल काइंड ऑफ मेजर बायोम एग्जिस्टिंग बोथ इन ओशियन एंड लैंड, नो, ये इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको हम थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग है तो मिलाने की कोशिश करते हैं, और इसमें डायरेक्टली हम मैच द फॉलोइंग करेंगे, जियो, ज्योग्राफिक रीजन और कंट्री को। आपने देखा वो ओरिएंटल हम बात करते हैं जो ईस्ट एशिया है उस एरिया का, तो ईस्ट एशिया से रिलेटेड कोई कंपनी कंट्री देखने को मिल रही है? ब्राजील, नो। सुमात्रा, नीदरलैंड, यूएसए, या सुमात्रा ईस्ट एशिया से है, साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, इंडोनेशिया के। ठीक है, तो ए को हम 2 से मिलाते हैं, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ए को, नो 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 नो, ओरिएंटल को हम सुमात्रा से जब मिलाएंगे तो ए का 2 आ जाएगा। ठीक है, नेट्रिक नेआर्टिक को जब हम मिलाएंगे तो वो यूएसए आएगा। ठीक है, ठीक है, न्यू ट्रॉपिकल को हम मिलाते हैं तो ब्राजील आएगा, ये भी करेक्ट है। चलिए, पेआर्टिक को हम नीदरलैंड से। ठीक है, ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कल्चर लैंडस्केप वाज डेवलप्ड बाय कार्ल ओशोर। कार्ल शोर ने, इनकी एक बुक थी द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925 में लिखी थी। उसमें कल्चर लैंडस्केप के बारे में बात की थी। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जेनरे डिवाई, जेनरे डिवाई पीस का कॉन्सेप्ट दिया था, नेचुरल रीजन्स का कॉन्सेप्ट दिया था, हर रीजन अलग अलग है। चार्ल्स डार्विन ये फाउंडेशन देते हैं किसको? बायोजियोग्राफी को, और इनकी एक बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आपको याद होना चाहिए। हाम्बोल्ट के बारे में हमने पढ़ा, फर्मा फॉर फर्मा फॉरेस्ट की बात की, कॉस्मोस इनकी बुक है। पेरुवियन करंट को इन्हीं के नामों पे ब्राजीलियन और हम्बोल्ट, ओ ब्राजीलियन कह रहा हूँ, हम्बोल्ट सॉरी, हम्बोल्ट करंट कहा जाता है। ये सिस्टमैटिक जोग्राफर थे, इनकी इंडक्टिव अप्रोच थी, मतलब पर्टिकुलर टू जर्नल ये अप्रोच फॉलो करते थे। कार्ल रिटर की जब हम बात करते हैं, इनकी एक बुक है अर्डकुंडे, ये डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करते थे, मतलब जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते थे, रीजनल जोग्राफर थे। ठीक है, नेक्स्ट, बिहेवियरल जोग्राफर एनवायरनमेंट की बात कौन करता है? ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो बिहेवियरल जोग्राफर के जो फाउंडर ही हैं वो विलियम क्रीक को माना जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बटन जो है इनको आप क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप? बिहेवियरल ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है मेंटल मैप। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट 2016 में भी क्वेश्चन देखने को मिला है।
तो इसका करेक्ट आंसर है पीटर गोल्ड एंड वाइट। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड। और फाउंड एनी डिफिकल्टी और कुछ सजेशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।